होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर लेके चलेंगे। हमने लिविंग वर्ल्ड पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके पीवाईक्यूज वगैरह भी देख लिए थे। तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन वाला जितना भी एरिया है ना वो पूरा कवर अप करने वाले हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आगे हम देखेंगे। तो आज इतना अपना सेगमेंट कवर अप करेंगे। इसमें ज़्यादातर बात की गई है कि कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया और पहले के समय में कैसे क्लासिफाई कर लेते थे, और जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप ये सब डेवलपमेंट आई, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते गए, साइंटिफिक तरीके से कैसे करते गए। तो ये एक स्टोरी वाइज समझेंगे भी और मज़ा भी आएगा इसमें। तो अभी तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में पहले के समय में किस तरह से क्लासिफाई करते थे। उससे पहले तो एक चीज़ ये कि अपनी इतनी सारी स्पीशीज है तो प्रॉब्लम तो थी। जैसे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज थी। एक सेकंड, स्पीशीज थी। अब ये जैसे बहुत ज्यादा स्पीशीज है, 17 से 18 लाख स्पीशीज है। अब इसे क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इतनी स्पीशीज में एक तरह का कंफ्यूजन था, हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सेगमेंट वाइज डिवाइड करने पे हमें क्या होता है, इजी पड़ जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी ये। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, है ना। अब यहाँ पे जरूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की, नीड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों, इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉन साइंटिफिक बेस्ड तरीका क्या है, नॉन साइंटिफिक। अब नॉन साइंटिफिक में क्या है, जैसे पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में बेसिक नीड के हिसाब से हम चलते थे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। बस इसके बेस पे हम क्या है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लेते हैं। उस टाइम पे क्या क्या साइंटिफिक क्या नहीं साइंटिफिक ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे फूड खाने के लिए हमें जिस ऑर्गेनिज्म की या जिन प्लांट्स की, जिन फ्रूट्स की जरूरत थी, उन्हें हमने एक अलग कैटेगरी दे दी कि हाँ ये खाने के लिए काम आती है। और कुछ कैटेगरी ऐसी बनाई जो हमारे घर बनाने के लिए काम आती है, उनको अलग से डिफाइन कर दिया। और फिर कुछ कैटेगरी ऐसी आई जो हमें कपड़े पहनने के लिए, जो कपड़े जिनसे बन सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में हमने बेसिक अपना डिवाइड कर लिया, जो कि क्या था हमारी यूज के बेसिस पे था, जो कि क्या था बेस्ड ऑन यूसेस। अपने यूज के बेस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। और क्या था, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जो कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, अपने बेनिफिट के लिए हमने ये चीज की थी। और जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ा, फिर हमने साइंटिफिक बेस पे एक चीज देखी। एरिस्टोटल साहब आए हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक तरीका निकाला। अब वो भी बहुत डिटेल साइंटिफिक तरीका नहीं था क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप वगैरह ये सारी चीजें डेवलप नहीं थी। तो क्या था वहां पे एक तरह का चैलेंज ही था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी क्लासिफिकेशन की, मेनली उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख कर किया। जैसे कि बाहरी रूप रंग देखा, पेड़ देखा कि वो किस तरह से हैं, एनिमल्स देखा, कुछ मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया, उसके बेस पे उन्होंने क्लियरली क्लासिफाई कर दिया। जो कि साइंटिफिक तो था बट और सारे क्राइटेरिया नहीं लिया उन्होंने। क्या पता उस टाइम उन्हें पता नहीं था या उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना डेवलप नहीं था चीजें आगे। तो इस बेसिस पे उन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक तरीका निकाला, जैसे फर्स्ट साइंटिफिक, एक सेकेंड, फर्स्ट साइंटिफिक, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिक किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले। एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को जो कि थे प्लांट्स एंड एनिमल्स,
प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को इन्होंने बांटा 3 पार्ट में, किसके बेस पे? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो बाहर से दिखाई दे रहे थे वो तरह के कैरेक्टर। 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया प्लांट्स को। पहला था हर्ब्स, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। बेसिकली उनको जो साइज दिखी कि सबसे छोटे जैसे घास फूस ये सब हैं, इन्हें हर्ब्स में डाल दिया। फिर थोड़े से बड़े जो पौधे होते हैं, टमाटर का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, ये सबको इन्होंने श्रब में डाल दिया। फिर जो बड़े बड़े ट्रीज थे जिनमें ट्रंक मोटा मोटा था, स्टेम मोटी थी, उन्हें वो ट्रीज वाले कैटेगरी में डाल दिए। तो प्लांट्स को तो इस तरह से कर दिया। एनिमल को इन्होंने क्या किया था? बेस्ड ऑन रेड ब्लड, जिनमें लाल खून, उन्हें मतलब एनाइमा मतलब इनाइमा कहा गया। जिनमें लाल खून नहीं प्रेजेंट है उन्हें एनाइमा कहा गया। जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, इसके बेस पे इन्होंने एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि क्या था? इनाइमा और एनाइमा। ए मतलब एब्सेंट रेड ब्लड, इनाइमा मतलब ट्रू मतलब प्रेजेंट रेड ब्लड। मतलब सिंपली इसके बेस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। बट ध्यान रखना ये चीज, इन्होंने किंगडम नाम की चीजें नहीं बताई थी। मतलब किंगडम और ये सारी चीजें ना इन्होंने बताई थी, ना इन्हें पता ही था। किंगडम वाली चीज लीनियस ने किया था, ये अभी आगे देखते हैं। इन्होंने सिंपली क्लासिफाई कर दिया था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और एनिमल में इन्होंने देखा किन में लाल खून है किन में नहीं है, बस उन्हें क्लासिफाई कर दिया एनाइमा और इनाइमा के बेस पर। और इनमें प्लांट्स में तो हर्ब श्रब एंड ट्री, मतलब जो इन्हें दिख गया उसके बेसिस पे डिफाइन कर दिया। तो नॉन साइंटिफिक तो हमें पता चल गया कि ये अपने यूजेस के हिसाब से हमने किया, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सर पैर है नहीं। फिर फर्स्ट साइंटिफिक किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये सब आगे देखते हैं। 2 किंगडम दिया था लीनियस ने, ये एक बार आप नोट कर लो। फिर अगला हम देखते हैं 2 किंगडम वाला क्या है। अब देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा ही था, याद है? लीनियस ने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किस बेस पे? क्या क्राइटेरिया दिया था? बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, किस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। इसके बेस पे इन्होंने 2 डिवीजन बना दी, जिसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। जैसे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने सिंपली एक इन्होंने बनाया प्लांटेरी, दूसरा एनिमेलिया। इसमें क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट था, और इसमें क्या था? सेल वॉल एब्सेंट था। कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म में बताया कि जो प्लांटेई है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमेलिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। इन 2 कैटेगरी में सिंपली डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या?
आप पढ़े भी होंगे, कुछ एग्जांपल से एक बार याद कर लेते हैं क्या है। अब जिनमें जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो देखते हैं कौन कौन से हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि हमें ध्यान आ सके। जैसे मोनेरा है, उसमें क्या है, बैक्टीरिया का किंगडम है, आपको पता है, अभी आगे पढ़ेंगे सब। उसमें देखते हैं कि सेल वॉल किसमें किसमें प्रेजेंट है। बैक्टीरिया में आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गा उसमें प्रेजेंट होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गा, जो कि क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है। मोनेरा में क्या आया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एक तो ये आया। प्रोटिस्टा में आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में आप देखो, प्रोटिस्टा में दो मेंबर है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। कौन कौन सा, क्राइजोफाइट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, वो भी लिख लेते हैं। क्राइजोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। फिर आया फंजाई, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है काइटिन की। फिर पूरा का पूरा प्लांटे, इसमें क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पूरा का पूरा किंगडम, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमेलिया में देखो, एक तो प्रोटोजोआ है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, बचे खुचे एनिमेलिया के मेंबर, मतलब बाकी सारे जो भी हुए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्कियलमेंथीज, एनेलिडा, ये जो पूरा किंगडम है, एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें, ये खाली एग्जांपल हम ये लिख रहे हैं कि जो इन्होंने क्लासिफाई कर दिया ना सेल वॉल के बेस पे और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है इसके बेस पे, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं। अब देखो इसमें होता क्या है इनके साथ कि ड्रॉबैक भी इनका यहीं से डिफाइन हो जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं कि अपने को याद रहेगा कि एक लाइन लिखी है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स did not come under either category। अब देखो ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्लांटे और एनिमेलिया दोनों में नहीं आ रहे थे। ठीक है, ड्रॉबैक यहाँ से हमें पता चलते हैं, मतलब इनकी कमियां कि इनका ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल क्यों हो गया, यहाँ पे इनका ड्रॉबैक है। जिनकी वजह से इनका ये टू किंगडम सिस्टम वाला फेल हो गया। ठीक है, आओ, ये आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब क्या है। पहली चीज, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, प्रोकैरियोट है, और क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट यूकैरियोट है। ये अभी आगे समझेंगे क्या है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, यहीं पे बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक एनिमल है, इसका ये जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और ये एक एनिमल है जिसका न्यूक्लियस और डीएनए प्रॉपर वेल डिफाइंड है। तो ये इसको हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स और इसको हम कह रहे हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अभी के लिए इतना आइडिया रख लो कि सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है इनके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड, इनका वेल डेवलप नहीं होता है। प्रो मतलब इनका प्रिमिटिव से रिलेटेड है कि ये पहले के समय के हैं, कि इनमें वेल डिफाइंड नहीं था, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इनमें क्या हुआ, इनका जेनेटिक मटेरियल कवर अप हो गया, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो ये वेल डेवलप थे। तो इसके बेस पे इन्होंने क्या देखा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को इन्होंने साथ में एक ग्रुप में रख दिया। पहली गलती तो इनकी ये, प्रोकैरियोट प्लेस्ड विथ यूकैरियोट। अब आप दूसरी चीज ध्यान रखो, दूसरी चीज क्या है। पहला तो ये कि इन्होंने क्या किया, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल वाले और मल्टी सेल वाले, उन दोनों को भी साथ में रख दिया। ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था।
यूनिसेलुलर प्लेस्ड विथ मल्टीसेलुलर। ठीक है, कि यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ में प्लेस कर दिया, दूसरी गलती। तीसरी गलती इनकी क्या थी, इन्होंने देखा फंजाई जो कि क्या है, हेटेरोट्रॉप है, ये क्या है, ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप, ये ऑटोट्रॉपिक भी है हेटेरोट्रॉपिक भी है। मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को अलग नहीं किया, एक ही ग्रुप में थे। ये इनकी तीसरी गलती कि ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लेस्ड विथ हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, एक तो इनकी ये सब गलती, या फिर कह लो फोटोसिंथेटिक प्लेस विथ नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब इनके ड्रॉबैक से ही, अब ये इनके ड्रॉबैक है जो कि इनके अकॉर्डिंग जब ये मतलब स्टडी कर रहे थे, हर चीज देख रहे थे, तो ये सारी चीज मानता हूँ इनको नहीं पता होगी शायद कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट होता है। धीरे धीरे जैसे स्टडी बढ़ी तो ये चीजें आई, तो बाद में इनका सिस्टम फेल हो गया। जब किंगडम और बढ़ाए गए, क्लासिफिकेशन और ब्रॉड हुआ, तब इनका किंगडम फेल हुआ। तब पता चला कि ये इनकी कमियां थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ। अभी आगे देखते हैं इसके बाद कि 3 किंगडम में क्या हुआ, 4 किंगडम किसने दिया और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए, और एंड में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बना वो इन सारी गलतियों से सीख कर एक नए क्राइटेरिया को बना के तब उसने पूरा क्लासिफिकेशन बनाया था। ये अभी आगे पढ़ेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर 3 किंगडम 4 किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं वो किसने दिया था। ये सब में डिटेल नहीं है 3 और 4 किंगडम में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या था। 5 किंगडम को देखते हैं कि वो प्रॉपर क्या है। 3 किंगडम क्या है पहले थोड़ा बहुत देखेंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था हैकेल ने, ये दिया था साइंटिस्ट हैकेल ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो प्लांटे और एनिमेलिया तो कांस्टेंट रहे थे, प्लांटे और एनिमेलिया कांस्टेंट रहे थे। ये दोनों किंगडम तो ये इकलौते ऐसे दोनों किंगडम है जो हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट ही है, क्योंकि इन्हें पहचानना बहुत आसान था। बाकी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना एक मुश्किल टास्क हो गया था ये लोगों के लिए, तो ये स्टडी चलती रही। मैंने क्या किया था, प्लांटी और एनिमेलिया ये कांस्टेंट थे, ये हमें पता था। हैकेल साहब ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ में है, तो यूनिसेलुलर वाले जितने भी थे उनको एक अलग कैटेगरी, उनको एक नया किंगडम बनाने को कह दिया, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा नाम दिया। और इस किंगडम में इन्होंने किसको रखा, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे। ठीक है, इसमें सारे यूनिसेलुलर है। अब इन्होंने ये नहीं देखा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये अगले किंगडम में देखा गया था जो कि 4 किंगडम था। अभी यहाँ पे लिखते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम में हुआ क्या, इन्होंने जहां तक स्टडी कर पाए, जो चीज देख पाए कि हाँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग करते हैं, तो इन्होंने अलग करके प्रोटिस्टा का तो पूरा दे दिया। पर ये 4 किंगडम में जो हमारे कोपलैंड थे साइंटिस्ट, कोपलैंड, ये दिया था 4 किंगडम। इन्होंने ये देखा कि यूनिसेलुलर सारे हैं तो, बट इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों साथ में है। अभी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस बताया था ना,
कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस का एनवेलप नहीं होता प्रोकैरियोट में, इसलिए वो अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने सारे यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया था। इन्होंने ये चीज देखी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस होता है। इस बेस पे इन्होंने क्या किया, चौथा किंगडम बनाया। बाकी के किंगडम तो सेम थे, जो कि प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये तो सेम था, और एक प्रोटिस्टा जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से आया था। इन्होंने नया किंगडम दिया था मोनेरा। इसमें क्या किया इन्होंने, सारे प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है। यहां पे क्या था, प्रोटिस्टा में देखो, मोनेरा में तो सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गए, और बचे हुए यूनिसेलुलर क्या हुए, वो यूकैरियोटिक थे। तो यहां पे अब इनके क्या लिखा जाएगा, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट एक ये है और एक इंपॉर्टेंट ये वाला है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा में हो गए, और यूकैरियोटिक ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में हो गए, और बाकी ये सब तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। ये यहाँ पे ये सारी कहानी थी। अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि सबसे एडवांस, सबसे बेहतर है। वो क्यों है, क्योंकि सबकी गलतियों से सीख के वो मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया उन्होंने, हर एक जो भी ड्रॉबैक्स थे हर किसी के, उनको एक क्राइटेरिया का बेस बनाया, और तब पूरा एक किंगडम बनाया। अभी तक 4 किंगडम तो हमारे पास आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब एक नया किंगडम जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड हुआ, वो फंजाई था। वो किस बेस पे आया, वो सारे क्राइटेरिया के बेस पे। वो क्राइटेरिया एक बार हम लिख लेते हैं अभी। हम आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, ये दिया था R.H. विटेकर ने, ठीक है, R.H. विटेकर ने। और याद रखना कब दिया था, 1969 में दिया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया था, अब पीछे से थोड़ा सा लिंक करना, सारा क्राइटेरिया यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्राइटेरिया क्या था, पहले चीज याद करो क्राइटेरिया में कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ में रखे गए थे, वो ड्रॉबैक से सीख रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ में रखे थे, मतलब इन्हें जब मुझे अलग करना होगा, सेल को देखना पड़ेगा, मतलब सेल के स्ट्रक्चर को एक क्राइटेरिया मानना पड़ेगा कि सेल स्ट्रक्चर देखूंगा तब मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, अलग अलग कर पाऊंगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे अलग करूंगा। दूसरी चीज मैं ये देखूंगा कि किस सेल में सेल का वॉल है, किस सेल में सेल वॉल नहीं है, मतलब उसकी बाहर की कवरिंग, उसका कैप्सूल है या नहीं है, मतलब किस बेस पे, सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंस पे, मतलब नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। और क्या चीज इन्होंने सीखी थी, और चीज इन्होंने ये सीखी थी कि उसमें देखो रिप्रोडक्शन तो हर जगह आता है, रिप्रोडक्शन एज ए क्राइटेरिया तो हर जगह मानना है। आगे का देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन। आप कोई भी स्टडी करोगे
पूरे बायोलॉजी में हर जगह किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन एज अ क्राइटेरिया हर जगह लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिया गया था साथ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, जैसे हमने देखा था ना उसके ड्रॉबैक में कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या देखेंगे कि बॉडी किस चीज की बनी है, सिंगल सेल की बनी है कि ढेर सारे सेल की बनी है, मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर या फिर टिश्यू है, ऑर्गन है, इस तरह की चीजें। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और क्या क्राइटेरिया लिया गया था, ये हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे पता चलेगा, एक ड्रॉबैक और याद करो, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बीच में डिफरेंस बताना है। तो वो कैसे होगा, जब उनके खाने की एक्टिविटी पता चलेगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता चलेगा कि वो खाना खुद बनाते हैं या दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो क्या स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे आगे भी एनसीईआरटी में लिखा भी है एंड में क्लासिफिकेशन वाले के, कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनके पूर्वजों को लेकर ये कहां से इवॉल्व होते हुए आए हैं, ये चीज देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। और फ्यूचर में जाके यही चीज लिखी है एनसीईआरटी में लास्ट में क्लासिफिकेशन में, कि इन फ्यूचर भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसे जैसे हम आगे फाइंड करते जाएंगे, जैसे जैसे हम और हमारी स्टडी डीप होती चली जाएगी, तो ये सबसे एडवांस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। ये और एक मतलब क्या कहते हैं, बहुत इजी क्लासिफिकेशन और आगे जाके इन फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि अगर ये सब क्राइटेरिया हम लेंगे तो हमें और भी नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो ये अपना सारा का सारा क्राइटेरिया था। इस बेस पे क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार हो गया। 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सब कुछ आया अपना। मोनेरा जो कि हो चुका है डिस्कवर, ठीक है। प्रोटिस्टा ये हो चुका है। विटेकर साहब ने क्या दिया था, फंजाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और प्लांटिंग एनिमेलिया जैसे कि मैंने कहा कि ये सेम ही रहता है हर जगह पे, ठीक है। एनिमेलिया क्लियर। इनके बारे में क्या है, मोनेरा आपको पता है ये क्या है, याद करो एक बार, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ठीक है। ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, ठीक है। ये प्रिमिटिव है सबसे पहले, फिर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, मतलब यूकैरियोट, न्यूक्लियस डिफाइन हुआ, उसका एनवेलप बना, धीरे धीरे इवोल्यूशन। प्रोटिस्टा में क्या है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। फंजाई क्या है हमें पता है, ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। प्लांटी भी अपना मल्टी सेलुलर है, ये भी यूकैरियोट है, आपको पता है, ये भी यूकैरियोट है, आपको पता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है। तो ये अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रॉपर तैयार होता है। एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, और उसको भी एक बार रीड करके थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें, मोस्टली आपको इन चीजों के बेस पे ज्यादातर याद ही हो गया, बट तब भी एक बार देख लेते हैं वो टेबल है क्या, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें लिखी गई है। पहले तो आपका ये 5 किंगडम प्रॉपर डिफाइन हुआ। टेबल देखने के बाद और भी एक दो बातें हैं जो उन्हें हम डिस्कस करते हैं, फिर और टेबल देख लेते हैं, नोट कर लो आप। आओ दर्शन करते हैं टेबल का, ठीक है। इसमें से ज्यादातर चीजें तो अपने को याद है। अभी हमने पढ़ा था सेल टाइप का क्या है,
प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, सारे यूकैरियोटिक है, सिर्फ इकलौता ये प्रोकैरियोटिक है, ये पढ़ लिया है, ठीक है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है और किस चीज की है, सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट एनिमेलिया, ठीक है। और इनमें प्रेजेंट है तो किस चीज की, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। देखो आप बैक्टीरिया में पढ़े होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन नाम, ठीक है। पेप्टाइड वर्ड आया है प्रोटीन से, प्रोटीन किसका बना है, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड का। और ग्लाइकोजन मतलब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन वर्ड है, ग्लाइकन वर्ड है ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर की एक लंबी चेन है, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोजन से आया है, इन चीज का बना है जो कि नॉन सेलुलोजिक है। और प्रोटिस्टा में भी कुछ में प्रेजेंट होती है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट उनमें सिलिका से एम्बेडेड होती है, ये सब आगे पढ़ेंगे। फंजाई में काइटिन की होती है, ये भी देखे थे। प्लांटेई में सेलुलोज की, एनिमेलिया में होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है ये प्रिमिटिव है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होगी, एब्सेंट है। बाकी सब यूकैरियोट है, सब में प्रेजेंट रहेगी, ये भी याद रहता है सिंपली, ये भी याद ही है। सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार थोड़ा भी समझा देता हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, ये दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। प्लांटेई में ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, इसमें जो भी इसका लीफ हो गया, चाहे वो स्टेम हो गया, ये सब ऑर्गन होता है। कि ऑर्गन हमारे में सिर्फ ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो भी चीजें आपका मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है ये सिर्फ हमारे एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में भी सिर्फ हायर लेवल में, छोटे लेवल में टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक रहेगा। हम तक जैसे जैसे डेवलप होते गए तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज्यादा डिटेल में एनिमल किंगडम में। तो यहाँ तक अपने को ये याद हो गया। बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, एनिमेलिया से लेते हैं। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक, हमें पता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। एक है होलोजोइक, एक है सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब होल फूड कंज्यूम करने वाला, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या होता है, होलोजोइक तो क्लियर हुआ, होल फूड कंज्यूम करने वाला और डाइजेशन वगैरह हम अंदर करते हैं। सैप्रोफिटिक में होता है, एक एग्जांपल आप ले लो या तो, कि ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस वगैरह, और ये एक लीफ है मान लो, ठीक है। ये लीफ पे क्या करेगा, एंजाइम और बाकी सारी चीजें डालेगा और इसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलेंगे और ये सीधा सिंपल ये पत्ती के टुकड़े टुकड़े करके इसका सारा जो भी न्यूट्रिएंट है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये होता है सैप्रोफिटिक टाइप का, कि मतलब सारे एंजाइम अपने अंदर से बाहर निकालेगा, इसे बाहर ही डाइजेस्ट करेगा और जो भी न्यूट्रिएंट है उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब आपका सैप्रोफिटिक टाइप होता है कि ये डायरेक्ट एंजाइम बाहर निकाला और कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा फूड अंदर नहीं लेता है, उसके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी इसके खाने लायक होते हैं, यूज करने लायक, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांटेई हमें पता है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस होती है, ये तो क्लियर है। फंजाई में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक है। सैप्रोफिटिक इस तरह का होगा, पैरासिटिक बीमारी कॉज करेगा, जैसे कि रैशेस वगैरह हो जाते हैं, दांत खाज, ये सारी चीजें, ट्राइकोडर्मा, ये सब जो कॉज करता है, तो ये फंगाई है। प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे कि क्या किस तरह से ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये डाई एटम्स ये सब आप पढ़े होंगे कि ये मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, और इनमें कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फिर आए अपन मोनेरा पे आए। मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक में कीमो मतलब कीमोसिंथेटिक भी, जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे कि CO2 वगैरह हुआ, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है, तो वो उस तरह से खाना बनाए, या तो डायरेक्ट सनलाइट से भी खाना बना लेता है। हेटेरोट्रॉपिक में ये सैप्रोफिटिक टाइप का करेगा इस तरह का, और दूसरा पैरासिटिक मतलब बीमारी कॉज करेगा। ये सिंपल सी टेबल है, खाली देखने में बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है, बट जब आप पीछे का थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ लोगे तो बहुत इजी टाइप का ही हो जाता है।
फिर इसके बाद एक 2-3 लाइन कुछ लिखी हुई है, वो भी इंटरेस्टिंग सी है, वो समझ लेते हैं कि होता क्या है कि जैसे जैसे हमने क्राइटेरिया बदला, मतलब क्राइटेरिया जैसे जैसे बढ़ाया तो क्लासिफिकेशन आसान हुआ। क्लासिफिकेशन आसान होने की वजह से कुछ कंफ्यूजन दूर हुई। वो क्या है अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप ये नोट कर लो। अब आगे देखते हैं क्या है कि क्राइटेरिया चेंज करने के बाद हमें क्या चीज ऑब्जर्व की और हमें क्लैरिफाई हुआ ड्यू टू चेंज इन क्राइटेरिया, कि जैसे जैसे हम क्राइटेरिया बदलते गए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इतना आसान हमें लगा, उनमें कौन कौन सी कंफ्यूजन दूर हुई। याद है आपको कि एक तो था अपना क्लोरेला और एक था क्लेमाइडोमोनास। ये प्रोटिस्टा में आप एग्जांपल पढ़ोगे, ठीक है। ये लीनियस के सिस्टम में, 2 किंगडम सिस्टम में इसको कहाँ रखा गया था, प्लांटेई में रखा गया था, याद करो। वो भी किस बेस पे रखा गया था कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, इस बेस पे रखा गया था। और कुछ एनिमल थे जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा पैरामीशियम, ये याद करो एनिमेलिया में थे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, लीनियस के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या था, सेल वॉल एब्सेंट थी, ठीक है। इसके बेस पे हमें पता था उस टाइम पे कि ये एनिमेलिया में है, ये प्लांटी में। बट जैसे जैसे क्राइटेरिया हम बदलते गए, बढ़ाते गए, धीरे धीरे चेंज हुआ क्राइटेरिया, तो ये एंड में क्या पता चला हमें कि एक्चुअल में ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर है और क्या है, ये यूकैरियोट है। ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। फिर किंगडम में हमने देखा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट का कौन सा किंगडम है, याद करो, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। तो इस तरह से क्लैरिफाई होता गया हमें, जैसे जैसे हमने ये क्राइटेरिया चेंज किया तो हमें क्लैरिफाई हुआ कि अच्छा ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे इधर उधर कंफ्यूजिंग था, ये पता चला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट एक प्रोटिस्टा किंगडम में लाई करते हैं। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूजन ये सब दूर हुई थी। फिर इसके बाद का कुछ सीन है, यहाँ पर तो ये किंगडम पूरा एक्सेप्ट हुआ, सब चीज थी। फिर आए हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल वूस ने दिया था। उन्होंने 3 डोमेन बताया उस सिस्टम को। उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि मोनेरा में इन्होंने जब भी स्टडी की तो इन्होंने 16S आरआरएनए को डिटेल में स्टडी किया और ये देखा कि उसमें बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हार्श कंडीशन में रह रहे थे, कुछ हैं जो नॉर्मल वैसे कंडीशन में थे, जो उस हार्श कंडीशन में नहीं रह पाते। इस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। एक बार अभी देखते हैं कि 6 किंगडम क्या था, इसे थोड़ा सा नोट कर लो आप। सिक्स किंगडम वाला देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्या था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को इन्होंने क्या बोला था, 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। अब कुछ चीजें तो हमें पता थी, जैसे कि सिस्टम तो पूरा बन चुका था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एक लास्ट एनिमेलिया। ये सब क्या थे, ये किंगडम्स थे,
ठीक है, ये किंगडम थे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था मालूम है? क्राइटेरिया इन्होंने ये देखा कि 16S जो rRNA होता है, एक सब यूनिट होती है आरएनए की, उसके बेस सीक्वेंस पे स्टडी किया। उसके बेसिस पे इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को कहा इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव था। इसमें कुछ तरह के 16S आरएनए में कुछ सीक्वेंस के चेंजेस ऐसे थे जो इन्हें उस हार्श कंडीशन में सरवाइव करवा रहे थे। हार्श कंडीशन मतलब जैसे कि ये बैक्टीरिया में आते हैं मिथोनोजेंस, ये सारी चीजें, और कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो सरवाइव कर रहे थे, और कुछ ये थे जिन्हें इन्होंने कहा यू बैक्टीरिया। इसका ये मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू कह लो या नॉर्मल से जो भी बैक्टीरिया है। तो ये इनसे डिफर कर रहे थे, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था, माइनर डिफरेंस था। तो इन्होंने इस बेस पे क्या किया, एक तो ये पूरा का पूरा एक डोमेन बताया, ये सब क्या थे, यूकैरियोट्स थे और ये प्रोकैरियोट था। तो यूकैरियोट्स के बेस पे इन्होंने यूकैरिया कह दिया, यूकैरिया, ठीक है। ये एक डोमेन बनाया इन्होंने, और ये दोनों डोमेन को अलग किया। ठीक है, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, ये 2 डोमेन, और एक ये तीसरा डोमेन यूकैरिया। पहला डोमेन, दूसरा डोमेन और ये तीसरा, इसलिए इसको इन्होंने क्या बोला, 3 डोमेन। ये 3 डोमेन इन्होंने बनाया था। अब यहां से एक चीज तो हमें समझ आ जाती है कि डोमेन के अंदर किंगडम आ रहा है, मतलब डोमेन बड़ा है। ये लाइन पे लिख लेते हैं, मान लो कभी कोई पूछ ले तो, ठीक है। डोमेन इज ग्रेटर देन किंगडम, तो ये चीज थी। और इन्होंने 6 किंगडम यहाँ पे नाम लिख लो, किसने दिया था, कार्ल वूस ने, कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट प्रॉपर कंप्लीट होता है। इसके आगे लेके चलेंगे मोनेरा, मोनेरा का पूरा सेगमेंट कवर करेंगे, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर वायरस वायरॉइड, ये वाला एरिया कवर करेंगे। तो अभी तक ये क्लासिफिकेशन वाला ये स्टोरी प्रॉपर तरीके से एक बार आप ध्यान रखो, एक स्टोरी के बेस पे याद रखोगे ना, अच्छे से ध्यान रहता है कि साइंटिस्ट कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, चीजें कैसे कैसे डेवलप हुई। पहले इतना एडवांस नहीं था, फिर धीरे धीरे एडवांस हुआ, तो ड्रॉबैक पता चला कि अच्छा ये कमियां थी। तो इस अकॉर्डिंग चीजें जब समझोगे तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे अपन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके आगे अगला देखेंगे मोनेरा, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार कंप्लीट कर लो, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हो। थैंक यू।